चलिए बात करते हैं। हम्म। हाँ, मूनलाइट डन कर लो और क्या। कर लेना भाई, लास्ट की दो छोड़ देना। अगर आप लॉग इन करो यहाँ से तो म्यूट पर रखो, या फिर हेड बुलाएगा और लीड, एक कान से लीड और एक कान से। सो इसलिए देखो मैं ऐसा करके रखता हूँ ताकि मैं सुन सकूँ। इससे रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आती है। ओके, तो कल हमने स्टार्ट किया था रिग्रेशन के स्टडी करने के लिए। तो हमने क्या बोला था कि रिग्रेशन क्या होता है। बेसिकली रिग्रेशन एक एनालिसिस है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? मैं बता दूं? शुक्रिया। अच्छा, ठीक है। तो हम्म, तो कहानी इस प्रकार है कि रिग्रेशन जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको एक टारगेट वेरिएबल होता है, राइट, और बाकी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो अगर कोई एग्जांपल ले लो, प्राइस ले लो, राइट। प्राइस किन किन चीजों पे इफेक्ट करता है, ये प्राइस किन किन चीजों से मिलके बनता है। तो आप क्या कर सकते हो कि प्राइस जितने भी फैक्टर्स हैं अवेलेबल, जितने भी आपके फीचर्स हैं, जैसे मान लो आपको बिरयानी बनानी है ना, बिरयानी का प्राइस सेट करना है। अब क्या देखना पड़ेगा कि वहां पे फीचर क्या हो जाएंगे भाई, राइस का कीमत है ना, आपके रॉ मटेरियल की कीमत है ना, आपके वहां पे जो स्टाफ है उसकी सैलरी पर डे की, आपके वहां पे लोकेशन की कीमत है, बिजली की कीमत, मेंटेनेंस की कीमत, सब सेट करोगे, राइट। ये सब आपको क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, राइट। उन फैक्टर का और उस टारगेट वेरिएबल कौन सा आपका प्राइस, उनके बीच में रिलेशनशिप पता कर, इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, राइट। रिग्रेशन लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इक्वेशन कौन से बना रहे हैं, लीनियर बना, राइट। हम एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं, हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, वो हमारी चॉइस। बट हमारे सिलेबस में क्या है, रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, तो वो स्टडी करेंगे, राइट। फिर मैं आपको पॉलिनोमियल का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कैसे बनता है, बट वो रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका रिग्रेशन सेट करना। तो हम करते कैसे, देखो जब हम पाइथन में करेंगे तो हमें ये रायता करने की जरूरत नहीं है जो हमने एक्सेल में करके बैठे हैं इतनी देर से, कल हमने 3 घंटे इसी पे लगाए। पाइथन बहुत सिंपल सा है, डेटा क्लीन करोगे और प्रोजेक्ट में रन कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आप आरएमएस ये सब देख रहे हो बड़ी आसानी से। बट क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि भैया ये चीजें कैसे बनी, क्या होगा, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी ऐसे हैं कि उठा के केवल पाइथन उठा लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, बट उसमें ना पीछे की कहानियां बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, तो हमारी जो सेल होगी वो एवरेज सेल, राइट। वो हमारा क्या है, एक प्रोडिक्शन है। जैसे होता है ना कि हमने 10-15 इवेंट देख चुके हैं, तो हमने, जैसे शादियां हो गई, राइट। किसी जैसे होता है ना, पापा पापा से पूछो कि यार शादी में कितना पैसा लगे, साथ पापा गए 70-80 लाख रुपए लग ही जाए, राइट। उनके दिमाग में बेचारा कहाँ से आया, कहाँ से फिगर आता है। तो क्या करते हैं, पिछली कुछ शादियों का एवरेज लगा के सेट कर लेते हैं कि भाई इतने शादी में उसमें लगेगा।
ऐसे हमने सेल में किया, हमने उठाया और उसको एवरेज करके दिया। बट एवरेज हमने किया तो अगर हम पुरानी कहानी देखें तो हमारा बहुत सारा एरर है ना। एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, राइट, उसका एवरेज कर लेते हैं। तो हम उसको क्या बोलते थे? एमएसई, राइट, मीन स्क्वायर एरर। एरर उसका स्क्वायर फिर उसका एवरेज, और उसका स्क्वायर रूट ले लिए तो क्या हो जाता है? आरएमएसई, राइट। बट एवरेज एक अच्छा तरीका नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता ही नहीं, तो आपका सी रह गया ना। अगर एवरेज लेके चलोगे तो सी है एक तरह का, उसमें तो वेरिएबल आपका काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो वेरिएबल के हिसाब से देखते हैं। तो हमने पहले रैंडम कोई नंबर रखा, और जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1.2 या 2.2 रखा था, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, कि एडवर्टाइजमेंट का 2 गुना है हमारी सेल, ऐसे ही हमने मान लिया। फिर हमने कैलकुलेट किया तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई, राइट। फिर हमने उसको एवरेज करके देखा कि एमएससी कितना आ रहा है, तो हमारा एमएससी थोड़ा बेटर था, राइट। फिर हमने फिर और एम को चेंज किया, फिर एम को चेंज किया, फिर एम को चेंज, मल्टीपल टाइम्स एम चेंज करने के बाद हमें एक अच्छा खासा रिजल्ट मिला। तो हम ऑटोमेटिक, अगर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ रिपीट कर रहे बार बार, ये मशीन करती है, ठीक है। अभी मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो मशीन ऐसे काम करती है, वो शायद परसों है, कल या परसों टॉपिक होगा, ठीक है। तो मशीन बार बार ट्राई करती है कि कौन सा एम वैल्यू रखे जिसपे आपका जो एरर है वो कम से कम। एरर का मतलब आपका एमएससी या आरएमएससी, जो भी आप पढ़ रहे हो। तो ये सब करा और आपका एक बेस्ट रिजल्ट आया। बट उसको और बेस्ट करने के लिए हमने क्या निकाला? एक ग्राफ सेट किया, राइट। ग्राफ सेट कैसे किया था हमने? फिर से उठा दिखा देते हैं, इसको हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? सेल और एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट किया, राइट, ठीक है। इंसर्ट में गए, यहाँ पे गए, हमने स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है ना। और स्कैटर्ड प्लॉट में यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन में सिलेक्ट किया, मोर ऑप्शन, और लीनियर पे क्लिक किया, और नीचे आ गया डिस्प्ले इक्वेशन और डिस्प्ले आर। ये दो चीजें आपकी मिल गई। तो इसने बोला कि जो आपने ट्राई किया ठीक है, बट मेरे हिसाब से, मशीन के हिसाब से सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा है? डिस्प्ले। इक्वेशन क्या बन गई बेटा? y इक्वल टू 1.796 टाइम्स ऑफ x प्लस 1.214। इसका क्या मतलब है? कि जो सेल है, सेल का मतलब y किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी एडवर्टाइजमेंट पे। और कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। इसका रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, और एडवर्टाइजमेंट घटेगा तो सेल। मतलब एक यूनिट अगर चेंज करो इसमें, एडवर्टाइजमेंट मतलब 100 रुपए खर्च कर रहे थे पहले, अब अगर 101 रुपए खर्च करो तो कितना चेंज होगा सेल में? 1.179। अंडरस्टैंड? और सी क्या है? सी का मतलब यह है कि अगर कुछ भी ना हो, एक्स अगर ना हो तो आपकी कितनी सेल? दैट इज 5.54। मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट मत करो तब भी आपकी सेल होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, लैम्बोर्गिनी, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा कभी? चलो आपको दुकान तो चलो मोहल्ले में तो सब लोग जानते हैं, लैम्बोर्गिनी का कभी देखा एडवर्टाइजमेंट? जो आपके प्राइवेट जेट बनते हैं, देखा है कभी? है ना। इवन बीएमडब्ल्यू और ऑडी के भी एडवर्टाइजिंग बहुत कम आती है। यार देखो, अब माहौल अलग है। हाँ, नहीं आते थे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट, वो अलग कॉन्सेप्ट। लैम्बोर्गिनी के तो मैच में भी नहीं आते, बहुत बहुत रेयर इवेंट, राइट। फोर्ड वगैरह के बहुत कम आते हैं। उसका देखो रीजन क्या है? वो ये मान के चलते हैं कि जो लैम्बोर्गिनी खरीद रहा होगा उसके टीवी देखने का टाइम है, और हम सब टीवी देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, इसीलिए हम लैम्बोर्गिनी खरीद सकते। लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए आपको टीवी और ये मोबाइल में पिक्चर्स पूछोगे कौन सी मूवी देखी थी पिछली बार? अरे उन नवंबर यार, 2-3 साल पहले गए थे। उनसे पूछो, अरे अभी तो देखी कौन सी?
जी मेट्रो मैन, ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमें और, राइट, डेडिकेशन करते हैं हम लोग भी, हमारी जिंदगी अपनी एंजॉय होता है, मेटेरियलिस्टिक जिंदगी हमारी। एनीवे, तो हमारी इक्वेशन बन गई, राइट। अब इक्वेशन हमने क्या किया, हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाला। इक्वेशन का फार्मूला लिखा हमने 1.1796 टाइम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लस सी, और आपने इसको ड्रैग कर दिया। तो देखो ये क्या कह रहा था, जब हम ये वाला आगे चल रहे थे, बेसिक मॉडल चला रहे थे, सबको बोला कि 25-25 होना चाहिए, राइट। बट अब क्या कह रहा है कि नहीं, 25 नहीं होना चाहिए था, अगर इतना एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल इतनी, ओके, इतना अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल इतनी होगी। अब एक्चुअल में कितनी हुई है देखो, डिफरेंस इनमें करीब करीब बिल्कुल कम, है ना, डिफरेंस बहुत कम है। जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही आपका मॉडल अच्छा है। आप तो यही चाहते हैं ना कि हमारा एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू सेम हो। अगर हिस्टोरिकल डेटा में हमारी सेम हो जाए तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। अब कोई कहे कि हम $20 खर्च करना चाहते हैं, बताओ कितनी एडवर्टाइजमेंट, कोई कहे हम $100 खर्च करना चाहते हैं, बताओ कितनी एडवर्टाइजमेंट, तो अपने आप चीजों को बता, तब जब आपकी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू इनिशियली जो आपने बनाई वो सेट, राइट। फिर हमने क्या स्टडी किया था कि आरएमएसई मैप वगैरह का फार्मूला तो पता ही था, पर हमने देखा था कि आर स्क्वायर क्या, राइट, आर स्क्वायर क्या होता है। आर स्क्वायर का फार्मूला क्या था बेटा, एमएससी विद नो स्लोप, मतलब बेसिक मॉडल वाला, राइट, और बेस्ट मॉडल वाला का डिफरेंस अपॉन यू, दैट इज कॉल्ड योर आर स्क्वायर। और इस आर स्क्वायर का मतलब ये है सिंपल सा कि दो डेफिनेशन है इसकी। पहली डेफिनेशन ये है कि ये कहता है कि जो हमने मॉडल बनाया अभी रिसेंट, सबसे बढ़िया मॉडल बनाया वो बेस मॉडल से कितना, बेस मॉडल आपका कितना एरर दे रहा था 144, और आपका अभी मॉडल कितना एरर दे रहा है 19, फार फार बेटर, कितना टाइम्स अच्छा है 86 टाइम्स, करेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग आर एस। तो आर एस का दो पहले की डेफिनेशन हो गई कि हमारा जो हमने जो मॉडल बनाया वो, और जो बेस मॉडल बना था एवरेज लेके वो, उनमें कितना अंतर, ठीक है ना। तो पहले आर स्क्वायर आपका ये हुआ डेफिनेशन कि आपका नया मॉडल जो आपने बनाया है वो बेस मॉडल से कितना अच्छा है, ओके। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी समझने मुश्किल होती है लोगों को, वो ये है कि कितने परसेंट चेंज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन वाई, ओके, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस एक्स। मतलब ये कि सेल में, यहाँ पे सेल है, राइट, सेल में कितने परसेंट चेंज होगा, वेरिएंस होगा, जो एडवर्टाइजमेंट की वजह से। मतलब आप कहोगे कि सेल में कोई चेंज होने वाला, सेल बढ़ रही है, सेल घट रही है, 86 टाइम्स किसकी वजह से होगी, एडवर्टाइजमेंट। बाकी जो 14% बची हुई वो किसकी वजह से, जो फैक्टर हमें नहीं पता, सी नहीं, सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फैक्टर नहीं पता। वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्राइस हो सकता है इस केस में, राइट, प्राइस हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, राइट। अगर और आप बढ़ा दोगे फीचर तो ये 86 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हो सकता है 92 हो जाए, हो सकता है 98 हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आप वेरिएबल बढ़ाते जाओ, इंपॉर्टेंट वेरिएबल बढ़ाते जाओ, ये क्या करेगा, आर स्क्वायर को, मतलब जो हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं उसमें मतलब ये भी देखेंगे कि मतलब आर्स कर निकाल के कितना इफेक्ट कर रहा है ये। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था जब मैंने दिखाया था आपको कि आर सबको अलग अलग करो, राइट, सी वैल्यू का स्क्वायर जेड टेस्ट टी टेस्ट ये मैंने बताया थे, तो पता चलता है कि हमारा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है या नहीं। और भी मेथड है, यही मेथड लिमिटेड मेथड नहीं है, और भी हो सकता है, पता करने की वेरिएबल काम का है या नहीं। ठीक है सर, क्लियर। तो अब ये रिग्रेशन जो मॉडल है इसके कुछ अजम्पशंस, इस मॉडल के कुछ अजम्पशन, ये कहता है कि अगर ये बातें नहीं होंगी तो हम नहीं चलेंगे, आप इसको नहीं चला सकते, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ाना तभी आऊंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये मेरा अजम रूल है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अजम्पशंस,
ठीक है ना, assumptions of linear regression, ठीक है ना। क्या assumptions हैं? नंबर 1, phi must be normally distributed, ठीक है, बाई कैसा होना चाहिए? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? तो पीक मीन पे आना चाहिए, होना चाहिए। मीन नहीं होता है, मीन मीडियन मोड तीनों एक होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है मीन मीडियन मोड तीनों एक हो और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल। और ऐसे करो तो कैसे कौन सा ये है, ये आपका क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका मीन मीडियन और मोड दोनों, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह का पार्ट और इस तरह का पार्ट सिमेट्रिकल होगा, फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये टच करता हुआ हो, ठीक है, टच करता हुआ दिखाई दे रहे ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। करता हूँ मतलब एंडिंग आ जाए उसमें। हाँ, ठीक है। एनीवे, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो आप लीनियर रिग्रेशन नहीं चलो, ओके, आप लीनियर रिग्रेशन नहीं चलो। है ये तो तुम्हें सिखाया गया होगा, जब फिजिक्स सीखा, फिजिक्स सिखाया गया तो बताया गया होगा, बताइए, वेलकम टू हेल्प। हैं? हैं? क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्वेश्चन में नहीं ऐसा दिया था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों दिया होगा? मतलब सब कुछ क्लाइंट बता देगा और फिर तुम क्या करो? तुम्हें तो सोचना पड़ेगा ना, वो तो बिजनेस प्रॉब्लम बताएगा, ये डेटा का काम तो तुम्हारा है। हाँ वो तो बताया था, राइट। तो कैसे चेक करोगे डेटा नॉर्मल है नहीं? तो बताइए, वेलकम टू हेल्थ, और क्या? बता दो यार, टाइम आने दो, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए? पहला रूल है डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नंबर 2, नो मिसिंग वैल्यू। नंबर 3, नो आउटलायर्स, ठीक है। मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए और आउटलायर नहीं होनी, ठीक है ना। परफेक्ट। नंबर 4, नो y must be linear dependent on x। मतलब क्या है कि बाई का रिलेशनशिप सारे x के साथ लीनियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब निकल जाए, ठीक है ना। 5, नो मल्टी नो मल्टी, ठीक है। मल्टी कोरिलेटी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या है? नो हाई कोरिलेशन बिटवीन x वेरिएबल्स, ठीक है ना। अगर जो x वेरिएबल्स हैं, राइट, एक होता बाई, बाई का मतलब टारगेट, और x का मतलब जो इंडिपेंडेंट फीचर्स है, उनमें कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, उनमें कोरिलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना के बराबर है तो चलेगा। तो हाई कोरिलेशन और लो कोरिलेशन, पहले कोरिलेशन का क्या मतलब होता है?
दोनों में। अच्छा, कोवेरिएंस और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत सुंदर। सर कोवेरिएंस डायरेक्शन बता। एक सेकंड, हाँ आप बताओ, चलो। सर कोवेरिएंस डायरेक्शन बताता ओके, और कोरिलेशन क्या बताता है? है, डिग्री मतलब कितना है। अच्छा, कोरिलेशन डायरेक्शन ही बताता दोनों बताता है। है। ऐसे बोलो ना, कोरिलेशन डिग्री और डायरेक्शन दोनों बताता है, और कोवेरिएंस केवल डायरेक्शन बताता है। ठीक है, पॉजिटिव इसका मतलब दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दैट्स रिवर्स। और पॉजिटिव का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दैट इज पॉजिटिव। कोरिलेशन में डिग्री बताता है कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या कि जैसे कि आप हो और आपका घर है, राइट, और आपके घर में केवल आप कमाने वाले हो, है ना। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके घर की इनकम बढ़ेगी, राइट। तो वेरिएबल है, एक आपकी इनकम और एक होम इनकम, तो दोनों हाईली कोरिलेटेड। बट मान लो आपके घर में 5 लोग कमाने वाले हैं और आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, और आपके घर में सबकी सैलरी 50,000 1 लाख रुपए के आसपास। आप बढ़ाओगे, आपके बढ़ाने से घर की इनकम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी 1,000 रुपए बढ़ गई, 2,000 रुपए, ऐसा हाईली लो कोरिलेशन होता है। तो कोरिलेशन का मतलब होता है बेटा, ये वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच, राइट। यही होता है। -1 का मतलब क्या होता है? 0 से छोटी वैल्यू का मतलब क्या है? कोरिलेशन नेगेटिव में नेगेटिव कोरिलेशन है, और 0 से बड़ी वैल्यू का कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये माना जाता है कि अगर कोरिलेशन 0.7 से लेके 1 के बीच में पाया जाता है तो उसको हम लोग हाई कोरिलेशन, ठीक है ना। और अगर यही कोरिलेशन 0.5 से 7 तक बोला जाए, 0.7 तक, नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको हम बोलते हैं गुड, समझ लो। ये भी खतरनाक है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। और अगर 0.3 से लेके 0.5 तक है तो इसको लोग बोलते हैं कि स्लाइट कोरिलेशन, ठीक है। और इससे कम हो तो इसको लोग मान लेते हैं नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। हाँ, उससे कम लगभग मानते हैं कि ना के बराबर, सॉरी। क्या, हमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं रखना जिनके बीच में कोरिलेशन। पहले तो ये देखेंगे, राइट, फिर हम ये देखेंगे। मोस्टली ये सब नहीं हटाया जाता, मतलब 0.6 से ऊपर वाले तो रखे ही नहीं जाते, हटा दिए। ठीक है, क्यों हटा दिया जाता होगा? क्यों हटा देंगे? हमने बोला नो मल्टी कोलिनियरिटी हमें नहीं चाहिए, कोरिलेशन में नहीं चाहिए एक्स, क्यों नहीं चाहिए होगा? चलो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर होता है नो ऑटो कोरिलेशन। नो ऑटो, ठीक है ना। ऑटो कोरिलेशन क्या कहता है कि ये टाइम सीरीज में पाया जाता है, ठीक है। टाइम सीरीज आपके सिलेबस में आएगी जब मशीन लर्निंग खत्म करने वाले हैं। तो टाइम सीरीज ये कहती है, ऑटो कोरिलेशन ये कहता है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है, जैसे सेल है ना, जैसे सेल है ये वाली सेल और ये वाली सेल, कभी भी पुरानी वाली सेल पे डिपेंड नहीं करती। कल क्या बिका, आज क्या बिका, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होना, समझ रहे ना। और अगर ऐसा है तो हम उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऐसी प्रॉब्लम हम रिग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते, हमें टाइम सीरीज प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो हमारी सीरीज में डेटा में ऑटो कोरिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो बात की बात है, बट अभी अजम्पशंस है, लेट्स, ठीक है। ये हो गया। लास्ट अजम्पशन है नो हेटेरोजिगस,
नो हेटेरोसिडास्टिसिटी। ये हेटेरोसिडास्टिसिटी क्या होती है? मतलब ये सब चीजें वो है जो आप मॉडल बनाने से पहले से देखोगे। ये एक चीज ऐसी है जो मॉडल बनने के बाद पता चलती है। ठीक है, ये कहती क्या है कि जैसे देखो एरर आया था, ये एरर है हमारा ये वाला, राइट, प्लस माइनस वाला, इसको प्लॉट करो पहले, ठीक है ना। देखो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है हा? जितने पॉइंट्स ऊपर होंगे लगभग उतने पॉइंट्स नीचे। ये सुनो, काउंट करने बैठ जाओ, क्या ये लगभग यही होता है कि जितने पॉइंट्स ऊपर होंगे लाइन के जीरो के उतने ही पॉइंट लगभग नीचे। तो इसका मतलब इसमें है होमोसेडास्टिसिटी। ओके, इस वाले मॉडल क्या बता रहा है कि इसमें होमोसेडास्टिसिटी है। अगर उल्टा हो जाए कैसे? जनरली ऐसे पिक्चर बनती है, ऐसे करके, पहले डॉट कम हो, धीरे धीरे डॉट्स बढ़ते चले। जब हम एरर निकालेंगे और पहले डॉट्स कम हो, बाद में डॉट धीरे धीरे बढ़ते चले जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोसेडास्टिसिटी। ये कहती है कि डेटा में ऑटो कोरिलेशन है, मतलब आगे की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पीछे की वैल्यू कम है। ऐसे में मॉडल हमारा स्टेबल नहीं है। जब तक ये आपके जो 7 अजम्पशंस हैं अगर ये नहीं होंगे, आप लीनियर रिग्रेशन नहीं चला सकते। समझ गया ना? ये प्री अजम्पशन है, प्री रिक्वायर्ड है लीनियर रिग्रेशन चलाने। मतलब ऐसा होगा ना कि जैसे कि सेल यहाँ पे $9 की है, यहाँ पे 11 की, 14 की, 19 की, यहाँ पे कितना होगी? 32 होगी, यहाँ 42 होगी, यहाँ 50 होगी, यहाँ 60 होगी, यहाँ 70 होगी, यहाँ 80 होगी। धीरे बढ़ रही है ना सेल, और बढ़ तो ट्रेंड आ गया उसमें, मतलब सॉरी अभी आपने ट्रेंड पढ़ा नहीं, तो वो ट्रेंड इसको बोलते हैं। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही है। तो वो गैप हो सकता है, गैप नहीं, मतलब गैप तो ऐसे कह सकते हो ना, ये मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, 18 है, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाता है? एक ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेंड क्या होता है? फिर से वो टाइम सीरीज होती है। ठीक है, तो उसको भी हम रिग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, कर दोगे, देखो मशीन को तो नहीं पता, आप डेटा दे दो मशीन सॉल्व कर देगी, है ना। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को क्या बर्तन नहीं धुले, कौन कह रहा है? इंसान ने तो बताया भाई बॉस इसमें बर्तन नहीं धुल सकते, आपने डाल दिए, मशीन क्या करेगी? ना ना, हम नहीं कर रहे भाई, ऐसा नहीं करेगी ना, वो तो सॉल्व करना शुरू कर देगी। अब वो लगा खुद टूट जाए तो वो आपकी बात मानेगी? अंडरस्टैंड? ऐसे ये है, राइट, उसे दे दो तो वो चला देगा, बट रिजल्ट अच्छा नहीं, राइट। मैंने अभी जो विंटर वाले क्लोथ से मैंने निकाल के डाले हुए थे, मेरे घर वालों ने उठाया, उसमें वॉशिंग मशीन डाल दी। मुझे बड़ी चिढ़ आती है मेरे वॉशिंग मशीन कपड़ा धोते हैं। और विंटर के तो बिल्कुल खराब हो जाते हैं वॉशिंग मशीन, मैं अपने हाथ से धोता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने धो दी, मशीन को थोड़ी ना पता क्या है, मशीन को तो दो कर देगा, राइट। तो इसीलिए ये सब टेस्ट कौन करता है? हम लोग करते हैं। जब ये टेस्ट सब पास हो जाते हैं तब हम लीनियर रिग्रेशन चला, अगर नहीं होगा तो हम नहीं चला। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट। समझ में नहीं आया कि मतलब आगे जाके बढ़ती है लेकिन वैल्यू इंक्रीज होती है, तो समझ नहीं आया। आपने बोला ना कि आगे जाके वैल्यूज इंक्रीज होती है, हाँ तो उससे मतलब मैंने क्या क्या समझा? समझ में आया? मतलब वैल्यूज का अरे मतलब यार, आज तुम्हारे 10 रुपए की सेल हुई, कल 15 की हुई, फिर 20 की हुई, फिर 25 की हुई, फिर 30 की हुई, फिर 35 की हुई, फिर 40 की हुई, तो क्या बन रहा है? अच्छा आपकी अगर सेल हम बढ़ती जा रही है। लीनियर करेंगे उसमें हाँ तो इंक्रीज होगा ही ना, अगर पॉजिटिव रहेगा तो। बेटा, ये लीनियर है बट ये लीनियर ट्रेंड है, इसको ट्रेंड बोलते हैं डेटा साइंस। ट्रेंड लीनियर रिग्रेशन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाओगे? अब सेल बढ़ती जा पैसे इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा? ऐसा कर बनेगा, जैसे ये सेल है, राइट, आपकी ऐसे बढ़ती जा रही है, आपकी ऐसे से बढ़ रही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? आज 10 बिकी, कल 15 बिकी, 25 बिकी, 30 बिकी, 40 बिकी, 45 बिकी, अगले दिन कितनी बिकेगी? 50 या 55। तो आपको रिग्रेशन चलाने की क्या जरूरत है? राइट,
अगर बेटा वॉइस कर, अगर आप बात नहीं करें तो प्लीज पुट ऑन म्यूट। वरुण, ठीक है। तो देखो, डेटा साइंस का ये आपकी जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि डेटा में वेरिएंस होता है। आपको शायद नहीं बताया होगा, अगर कांस्टेंट रिजल्ट आने लगे तो आपकी नौकरियां खत्म। वो हर दिन, एक दिन $5 बिके, अगले दिन 10 बिके, फिर 15 बिके, फिर 20 बिके, अगले दिन कितने बिके? आपकी क्या जरूरत? मुझे सब पता है, आप क्या करोगे, आपकी जरूरत क्यों है? समझ गए ना? इसीलिए वो कहता है कि अगर ऐसा माहौल है, हम नहीं काम है ना। आउटलायर होंगे मतलब डेटा स्कैटर्ड है, बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक है, तो मॉडल एक्सेप्ट लाइन नहीं बना पाएगा अच्छे से। कहता है यार ऐसा होगा तो हम काम नहीं करते। ऐसी एल्गोरिथम्स को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक एल्गोरिथम। ठीक है, अभी हम समझेंगे, मतलब अगले हफ्ते से। ऐसी एल्गोरिथम बोला जाता है पैरामीट्रिक। ऐसी एल्गोरिथम जहां पर अजम्पशन लेके चलने पर और वो अजम्पशन फुलफिल नहीं होते तो मॉडल नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक एल्गोरिथम। कुछ होती है नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम जहां पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। मिसिंग वैल्यू चलो छोड़ दो, खतरनाक होती है तो हटाना पड़ेगा। आउटलायर है, कोई बात नहीं, दे दो, मैं कर दूंगा। ठीक है, वो कहेगा हेटेरोसिटी है, कोई बात नहीं, दे दो, मैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रू मशीन लर्निंग नहीं, स्टैंडर्ड लर्निंग है एक तरह से, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अजम्पशन क्लियर है आपको मोस्टली, राइट? सर एक और मैं प्रॉब्लम है, जो आपने नो आउटलायर्स लिखा था, बस अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके एंड में तो आउटलायर्स रहेंगे ना। अगर डेटा में आउटलायर है तो डेटा कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। तो जैसे हमारा जो ऐसे जा रहा है कर्व, जो हमारे कर्व की इस साइड में रहेंगे वहां पे तो आउटलायर्स रहेंगे नहीं, आउटलायर का क्या मतलब होता है? सर, एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज जो रहती है। हाँ, वो तो जैसे यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यूज जो वो है, जो कम रहेंगी, मतलब जो एकदम ज्यादा रहेंगी वो तो इस साइड आएंगी ना सर। एंड के साइड में तो वही आएंगी ना जिसकी वैल्यू ज्यादा है। एक तरफ ज्यादा आएंगे, एक तरफ कम आएंगे, हाँ, तो तो वो आउटलायर नहीं होगा। ऐसा पूरी दुनिया आउटलायर है। बात समझो ना, पहले यहाँ से काट दो सर, ये आउटलायर है, ठीक है। मैं कहूँगा नहीं यार, ये भी तो आउटलायर है, ये भी तो आउटलायर है, ये भी तो दो एक्सट्रीम है। तो मतलब नो आउटलायर का मतलब यहाँ पे मतलब क्या होगा, हम कैसी वैल्यूज तक एक्सेप्ट करेंगे? आपने आउटलायर का क्या क्या समझ रखा है, क्या होता है? तो मतलब ये काफी एक्सट्रीम एक्सट्रीम वैल्यू, बस। मतलब बेटा फिर से वही बात आ गई, तो अगर मतलब मीन पे ही सारा डेटा होगा तो आपकी जरूरत खत्म हो गई। हर बंदे को 50,000 रुपए सैलरी दे रहे हो आप, तो लड़ाई दंगा करोगे? कुछ नहीं करोगे, सबको 50,000 मिल रही है। हाँ, किसी को 1 लाख मिल रही है, किसी को 25,000 मिल रही है, तो कहो यार मुझे 50,000 रुपए दो, 70,000 दो। अंडरस्टैंड? तो आप आगे चांस बढ़ने के हैं। बट आपको सबको 50,000 मिल रही है, मतलब फिक्स होगी, तो क्या करोगे? 50,000 45,000, वो आउट है। बट एक्सट्रीम वैल्यू का ऐसे थोड़ी ना, सिर्फ लीनियर, उससे नॉर्मल से देख लिए आउटलायर। सर वो सर प्रीमियम प्लस वो 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन करने के बाद जो कुछ परसेंटाइल होगा। यार आउटलायर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पहले समझ लो ये। ठीक है, हर मॉडल, हर डेटा, हर मेथड अलग तरह से आउटलायर निकालता है। ठीक है, जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो होता है, आप चाहे तो मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा चला लो, चाहे 3 सिग्मा चला लो, चाहे 2.5 चला लो, चाहे 3.5 चला लो, चाहे 6 चला लो। ओके, वो आपकी चॉइस है, आप किसको आउटलायर मानते हो। समझ गए? कोई आउटलायर नहीं होता। क्या वो दुनिया में रह नहीं रहा है? एग्जिस्ट तो करता है ना। वो भी सैलरी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हैं, वो 50 लाख कमा रहे हैं, आप 2 लाख कमा रहे हो। इसमें उसकी गलती क्या है? वो आउटलायर नहीं है। बट हम उसको आउटलायर अपने सिर्फ मॉडल को समझने के लिए करते हैं, ताकि वो हमारा मॉडल बन जाए। आउटलायर नहीं है वो। यानी सर हम डाटा देख के अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितनी वैल्यू के बाद आउटलायर रहेगा वो, और उसको फिर यस, ऐसे कोई आउटलायर डेफिनेशन नहीं, बस ये बोला जाता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन
नॉर्मल का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जनरल पब्लिक से अलग बिहेवियर, वो हमारा क्या है, आउटपुट, बस बात। ठीक है, अब उसको निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड। पहला मेथड जो आप बोल रहे हो, जो आपकी बुद्धि में घुसा हुआ है, जेड स्कोर, राइट, एक्स माइनस म्यू माइनस, जो मीन प्लस माइनस सिग्मा करते हो, राइट, सिग्मा कर सकते हो, 2.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, वो आपकी, राइट, उस पर देख सकते हो। तो पहले उसको देखना पड़ेगा कितने परसेंट आउटलायर निकलते हैं। अब डेटा में आपके 20% आउटलायर निकल गए, तो डेटा क्या बचा, आपके पास 10,000 लोग हैं, 20% मतलब 2,000 निकल गए, 8,000 बचे, क्या मॉडल बनाओगे? ठीक है ना। आउटलायर मोस्टली जो देखे जाते हैं, तो 2-3% तक देखे जाते हैं, उसमें जितने फंस रहे ठीक है, उससे ऊपर आउटलायर हम नहीं बात। परसेंटाइल मेथड, टकी मेथड है, पूरी बुक्स लिखी हुई आउटलायर पे है। बट कोई भी अगर एक ही मेथड सबसे अच्छा होता तो वो उसी के बारे में सब बात करते हैं। हजारों मेथड क्यों बनाएंगे? क्योंकि किसी भी मेथड पे किसी को भरोसा नहीं, बिल्कुल सही है या गलत। इसीलिए क्या है, डेटा साइंस, ये साइंस नहीं है, ये डेटा साइंस। डेटा से ड्राइव होगा कि वो आउटलायर है या नहीं, डेटा से डिसाइड होगा कि मॉडल चलेगा या नहीं चलेगा। टेक्निक वही है। लीनियर रिग्रेशन आपके मेडिकल में भी चलता है, रिग्रेशन आपके बैंकिंग में भी चलता है, रिग्रेशन आपके ई कॉमर्स में चलता है, हर जगह चलता है। बट डेटा के हिसाब से अलग अलग आर स्क्वायर आता है, अलग अलग एमएससी। ओके, स्प्लिट करोगे, ट्रेन पे स्प्लिट करोगे, उसमें थोड़ा सा जरा सा चेंज कर दिया तो आपके कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारी चीजें फैक्टर देखने पड़ते हैं। आउटलायर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ऐसी वैल्यू वैसी वैल्यू। लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये नहीं कि इस नॉर्मल कर्व को आपने देख लिया साइड में, बहुत सारे वैल्यू। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, सर ये जो नॉर्मल मेथड्स हमने इधर कैलकुलेट किया, उसको ग्राफ प्लॉट कर दिया तो हमें सिंपलिसिटी मिलेगा। और अभी जो हमने वो इमेज पूरी निकाला इक्वेशन, उससे जो इधर आएगा उसको प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कि सिंपलिसिटी है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो तो मैंने स्क्वायर कर रखा है, आप एरर करना चाहते हो? मतलब वही वही ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। हाँ हाँ, इसको प्लॉट कर लो, ये तो और अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब ये फाइनल पता चल गया कि ये भी अगर ये ग्राफ एक्रो वाला हो तो फिर वो एकदम मॉडल नहीं चलेगा, चलेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। मॉडल मॉडल गलत किया, हमें कुछ करना तो पड़ेगा। उसमें वैल्यू सारी ऊपर की तरफ जाएंगे या तो नीचे की तरफ जाएंगे? हाँ, फनल बन जाएगा, फनल, पहले कम फिर धीरे। ठीक है, क्लियर हो गया? रिग्रेशन समझ में आ गया? अभी तक देखो हमारे पास हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि y इज इक्वल टू, सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, mx प्लस c, है ना, यही प्रॉब्लम थी। बट जब हम पाइथन में सॉल्व करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c। ठीक है ना, मतलब और भी फीचर होंगे, यहाँ पे तो मैंने 2 लिखे, ऐसे मल्टीपल फीचर हो। तो इसको जो ऊपर वाला लिखा है उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और इसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, जो कॉन्सेप्ट हमने एक में सीखा वही कॉन्सेप्ट 10 में है। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें हमें डिस्कस करना है, पहला ही वीक है ना हमारा। ठीक है, तो आज का हमारा केस है कि हमें प्रिडिक्ट करना है। आज की प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है बेटा, हाँ प्लीज, प्रॉब्लम ये है कि बैंक को डिसाइड करना है कि हम किसी बंदे को कितने रुपए, कितने परसेंट पे लोन दें। समझ गया ना, बैंक को डिसाइड करना है कि हमारे पास एप्लीकेशन आया है, किसी ने अप्लाई किया है, ओके, अब उसको कितने परसेंट पे इंटरेस्ट रेट, कितने परसेंट उसको लोन दें। सबके लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग मिलता है, पता है आपको? बैंक स्कूल पास आउट है, एक्सपीरियंस वाले हो?
सारे स्कूल पास आउट बच्चे हैं। कम इंटरेस्ट है। हर दुनिया पता है ये देखती है, ये हर व्यक्ति यही देखता है। जापान में क्या होता है? मुझे जापान का नहीं पता, एक लड़का था वो जापान से पढ़ने आता था। मतलब वो जापान में रहता था बट यहाँ आया था कुछ 6 महीने के लिए, तो उसने तो वहां से मैंने कुछ कल्चर तो सीखा था। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि जब हम लोग, आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं राइट, या आप जिसने जैसे आपकी जॉब लगी तो अप्लाई करोगे भी लोन के लिए, तो करते क्या है वो, आपको रिस्क असेस करते हैं, ठीक है ना। रिस्क असेस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि भैया आपको लोन देना है नहीं देना, पहला क्वेश्चन ये होता है राइट। और अगर देना है तो कितने अमाउंट देना है, और कितना अमाउंट देने के साथ साथ आपको कितना इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो अभी हम दो जो बातें हैं, कितना अमाउंट देना है और कितना देना है नहीं देना, हम अगले बार बात करेंगे। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें लोन देना है, तो राइट, तो हम कितने उस पर दें, कितने इंटरेस्ट रेट दें, ये प्रॉब्लम। तो बताएं सर, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू डिसाइड, राइट, हाउ मच, what, how to decide the interest rate for the borrower, ठीक है ना। ये समस्या है बैंक की, और बैंक आपके पास आ, राइट। अब बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे। हे भगवान, ये बेटा बिजनेस प्रॉब्लम, सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम या मशीन, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। तो बेटा हो गया ये स्टेट्स और एमएल प्रॉब्लम। बताओ ये कैसी प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, The classification. वो कॉमन सेंस यूज कर लो, अभी रिग्रेशन Sir, सीखा तो रिग्रेशन ही होगी। भैया सर तो फिर ये है ना कि देना है या नहीं देना, दो है इसमें। ना ना बेटा, मैंने कब बोला देना नहीं देना, मैं बोला इंटरेस्ट रेट कितना डिसाइड, सुन ही नहीं रहे हो। कॉफी पी रहे हो तो कैसे सुनो। हम डिसाइड कर चुके हैं इसको देना है, बट हमें ये डिसाइड करना है कितने इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, कंटिन्यूस वैल्यू है, जीरो से लेके 100 200 1000 बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है, यस और नो, है ना। तो मतलब ये है कि आपको रिग्रेशन प्रॉब्लम बना है ना, ये क्या है हमारी रिग्रेशन, राइट। ठीक है ना, रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ एल्गोरिथम्स, राइट, जिनमें पहली एल्गोरिथम जो अभी आपने सीखी है बिल्कुल ताजी ताजी, वो है लीनियर, ठीक है। और अगर लीनियर रिग्रेशन नहीं होती तो हम, अगर हमें और भी पता होती तो हम वो भी लिखें, भैया ये भी हम ट्राई करके देखें, ठीक है ना। बट क्योंकि हमें अभी और कुछ एल्गोरिथम नहीं पता तो हमने यही लिखा है, एल्गोरिथम कौन चलाएंगे हम लोग, लीनियर, ठीक है, ठीक है ना। मतलब इस हफ्ते के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट, कौन से एल्गोरिथम चलाना और क्यों चलाना, क्योंकि अभी लीनियर रिग्रेशन हमने सीखा है और हमारी प्रॉब्लम भी रिग्रेशन, तो यही चला सकते, राइट। प्रॉब्लम सेट हो गई, अब क्या चाहिए,
किसी ने भी डेटा पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, मजे कर रहा है जिंदगी के। बहुत सही। आपने सही बोला बेटा, डेटा कलेक्शन। सब स्टेप लिखे थे, ये तो यहाँ तक तो अपलोड भी किया था। देखो ये 4 यहाँ तक तो अपलोड ही है, कल वाला मैंने अपलोड नहीं किया बस। राइट, हो गए नहीं भैया तो कैसे काम चलेगा? मेरी क्लास में यार ऐसे नहीं चलेगा। आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मैं पढ़ाना स्टाइल चेंज कर दूंगा है? वो बोले एक्स चाहिए तो कुछ, चलो ठीक है। तो डेटा कलेक्शन चाहिए, तो डेटा कलेक्शन हमारे पास देखो टारगेट वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट, राइट। बाकी हमारा क्या है, एक्स वेरिएबल, राइट। तो हमारे पास डेटा कलेक्शन में क्या क्या चाहिए, एक तो इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, ऑफ कोर्स पुराना, है ना। और क्या क्या चाहिए होगा भाई बताओ, एक एक करके। सैलरी चाहिए, ओके। और सैलरी कौन सी चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, ग्रॉस चाहिए, नेट सैलरी चाहिए, कौन सैलरी चाहिए? नेट और ग्रॉस, नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या होता है? मतलब सारे टैक्स कट के जो बचता है, दैट इज कॉल्ड इन हैंड जो सैलरी, दैट इज कॉल्ड नेट सैलरी। पहले जब डेटा साइंस में पहले मेरी जॉब लगी थी तो पैकेज था 7.5 लाख, ठीक है, आज से 6 साल पहले, ठीक है। तो भाई मैंने उस वक्त में इतना जानता नहीं था, मैंने कट किया 7.5 को 12 से डिवाइड किया, मैं खुश, भाई इतनी सैलरी आ रही। बाद में पता चला 55,000 आ रही है। 6 लाख से भी आसपास आ रही है, हो जाता है कोई बात नहीं। ठीक है, तो सैलरी, राइट, सैलरी होगी। और फीचर्स कौन कौन चाहिए? सिबिल अच्छा, भाई ने बोला ऑनलाइन, बोला सिविल, अच्छा ना, अच्छा पॉइंट है। और मतलब डिपेंडेंट, ठीक है, कैसे पता करो डिपेंडेंट? वो कह दे कि मेरे घर में डिपेंडेंट 0 है, क्या करोगे आप? मुझसे कोई पूछा, मैं डेटा को मैनिपुलेट कर दूंगा। अच्छा, मैरिटल स्टेटस, ओके। और अदर लोन तो नहीं चल रहा है सर, वो भी check करो। अच्छा, अदर लोन्स, ओके। और सर मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर हाउस रेंट है ना, अच्छा हाउस टाइप, हाउस टाइप, होम टाइप। आप सर बताओ। मंथली एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग्स सेविंग, ठीक है। अकाउंट किस में है सर? जॉब टाइप अकाउंट Business. किस में है मतलब? मतलब कि अकाउंट स्टेटस वो देख सकते हैं कि हाँ वो कितनी सेविंग कर रहा है उसमें और कितनी सेविंग हो गई ना मंथली से। उसमें। अच्छा, बस खत्म। वो आप तो वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप बताओ। सर जॉब टाइप जॉब टाइप, बिल्कुल सही, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सेल्स में हो, ठीक है, तो आपकी जॉब बहुत रिस्की है। और आप आरटीआई डेटा तो साइंटिस्ट हो तो होता आपकी है। जॉब चिल है। थोड़ा सा काम करेगा। एक्सपीरियंस, ओके। आरटीआई आरटीआई क्या होता है? जो टैक्स भरते हैं हम। आईटीआर होता है। सॉरी 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 सर। बेटा मंथली सैलरी पता चल जाएगा। सर वो तो बैंक में कितना बैलेंस रखते हैं? बैलेंस, अगर उसके पास बैलेंस होगा तो लोन को मांगेगा। नहीं सर, फिर भी देखते हैं।
सर वो तो डिफरेंट सिनेरियो हो गया ना कि बैंक मैंने स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं ना, उसमें सब पता चलता है, मंथली सैलरी पता चलता है, पैसा कितना, वो सब पता चलता सर चिल्ड्रन वगैरह है। चिल्ड्रन जैसे डिपेंडेंट रहेंगे ना उसमें। मेरी उम्र 80 साल है, मतलब 55 साल है, मेरे बच्चे डिपेंडेंट होंगे मुझ पे? ये सर जैसे एज जिसकी ज्यादा हो उसके लिए क्या है? तो मेरी एज 55 साल है, सर ये पीएफ सेविंग्स वगैरह जो होती है, पीपीएफ पीएफ सेविंग्स, उससे कोई मतलब नहीं। बस सर इतना तो बहुत है। उनके ऊपर भी तो लोन मिलता है सर। पीएफ और उन पे लोन मिलता है, तो पीपीएफ उनको ये, हाँ, उनसे फिर इससे कोई मतलब नहीं, क्या, वो तो आपका सिक्योर लोन हो गया ना, अगर नहीं दिया तो पैसे निकाल लेंगे वहां से। उनको आप राइट लिख के देते हो कि अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो आप पैसे निकाल लेना है, ये कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस ले रखा है ये सब। हाँ, ये नहीं, तो पैसा कहाँ से? सर ये क्रेडिट कार्ड का भी होता है, क्रेडिट कार्ड में कितनी इन्होंने लिमिट यूज करी है उसके ऊपर भी होता है। अदर डेट क्या सब हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सर चिल्ड्रन नहीं होगा इसका क्या? है? चिल्ड्रन वगैरह नहीं होगा इसका? चलो ठीक है, लिख। चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन। और एंड बताओ, लोकेशन, लोकेशन में डिपेंड करती है। लोकेशन हो गया, सर अगर फॉर्म में कोलैटरल भरवा लिया, वो कह रहा है क्या? सर प्रॉपर्टी टाइप। लोन वाले होते हैं ना, जानते नहीं हो, क्रेडिट पड़ोस में ही पूछ लेते हैं, पता है, सर प्रॉपर्टी टाइप कि वो रेंट पे रह रहा है या उसका खुद का घर है। हो गया बेटा। सर क्रेडिट हिस्ट्री मतलब उसका जो प्रीवियस लोन है वो रेगुलरली पे हो रहा है। यार फिर तो आप उसके लिए डिसाइड करने लगे कि उसको लोन देना है या नहीं देना है। वो सब हो चुका है, अभी तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि कितने इंटरेस्ट पे दोगे उसको, राइट? तब उसमें वो कितना कार अफोर्ड कर रहा है, कितनी कितनी कार अफोर्ड कर, तो वो पर्सनल लोन क्यों लेगा? कार वाले पर्सनल लोन बहुत कम लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं बेचारे जिनकी सैलरी होती है 20,000, 25,000, 50,000, और फिर वाले लोन नहीं लेते। इंटरेस्ट तो सर ये देख के होगा ना, टाइमली पे कर रहा है, प्रीवियस लोन से नहीं है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट सिविल पता चल जाता है, डिसाइड। अगर आपका सिविल लो है तो इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा है, सिविल स्कोर से पता चल जाता है वो तो। अगर आपका 700 से ऊपर, 750 से ऊपर है तो आप ना जाओ, सस्ता मिल जाएगा। सर अलग अलग उसका अलग अलग सिबिल आता है, मतलब सिबिल कुछ होता है, इक्विफैक्स का अलग है। हाँ, बट ज्यादा जो पॉपुलर है बेटा वो सिविल है। 80-90% जो कंपनियां वो सिविल ही उठाती है, एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, सिविल है, 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल करेगा। हाँ 4 हैं सर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं, वो 4 है हिंदुस्तान में, बट जो पॉपुलर है वो केवल आपकी ये है, सिविल। 80% जो कंपनियां हैं वो सिविल ही देखती हैं। जब मैं एचडीएफसी बैंक में काम करता था तो मुझे पता नहीं था कि फिना ये सब तो होती है, बाद में जब हो गए। चलो सर कैटेगरी इंक्लूड हो सकती है सर इसमें? कौन सी कैटेगरी बताओ? जस्ट लाइक जनरल, एससी, एसटी। ना 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 ना, ठीक है सर। वो बैंक भरवाती है बट डिसाइड करने में यूज नहीं करती। वो पूछ रहा है कि जो कास्टिज्म सिस्टम है इंडिया का वो यूज हो सकता है। हाँ मतलब मे भी हो सकता है कि उनको डिफरेंट टाइप से लोन दे या कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। नहीं, ओके अभी तक तो नहीं है, हो सकता है कोई वहां पे धरना धर दे, हमें इंटरेस्ट कम दिलाया करो, तो अलग बात है। जिस दिन ये खत्म हो गया ना जात बात, उस दिन हिंदुस्तान बहुत ऊपर पहुंचा। यस जिस दिन डिबेट में ना धर्म के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, इन सब बात खत्म हो जाएगी ना, देश की सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, इनके ऊपर जंग शुरू हो जाएगी ना डिबेट्स पे,
बड़े लीडर्स इन पे बात करने लगेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। वो तो बात सही कर रहे हैं सर आप। फिर बस एंजॉय करो, बोलिए मत। सेल टैक्स में तो डेटा भी नहीं है। मैंने कब बोला डेटा शेयर किया? मतलब डेटा भी सारे जो भी खाली एक्सेल। मतलब आपने अभी तक खोल के देखी भी नहीं थी? कल तो मैंने अपलोड ही नहीं करी, बोलता रहा हूँ मैं। वही मैं कह रहा हूँ। उसी ड्राइव में अपलोड करिए। इससे सिद्ध होता है कि कोई घर पे जाके देखता नहीं। चलो देखो, तो हमारे पास बेटा बातें करने का आधा घंटा दे देता हूँ, दे दूंगा। लोन आईडी है, राइट? मैंने 1 2 3 4 कर रखा था, एक्चुअली में यहाँ पे लोन नंबर था, अकाउंट नंबर था, ठीक है। अमाउंट कितना रिक्वेस्ट किया, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। हमारे पास कितना अमाउंट रिक्वेस्ट किया, ठीक है सर। और इन्वेस्टर ने दिया कितना, मतलब आपने बैंक से मांगा कि मैं 2 लाख रुपए दे दो, बैंक बोले नहीं 2 लाख नहीं दे पाए, हम आपको 1.5 लाख, ठीक है ना, वो अमाउंट। ये है बेटा इंटरेस्ट रेट, राइट? पुराने लोगों का जो दिया हो, क्योंकि मशीन तभी सीखेगी जब उसके पास पुराना डेटा होगा, है ना। ये लोन लेंथ, ये तो किसी ने बोला ही नहीं, कितने टाइम के लिए लोन, राइट? तो ज्यादातर जो पर्सनल लोन होता है बेटा वो ये तो 3 साल का होता है या 5 साल, ठीक है। लोन का पर्पज, ठीक है, लोन कितना किस लिए ले रहे हैं, समझ रहे हो ना सर जी? क्या क्या कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? 6,000 डॉलर नहीं दे सकते आप? गरीब आदमी होगा, आपको क्या लगता है आप करोड़पति है तो दूसरा भी करोड़पति है? क्या करेगी? एलिस कहाँ डाला? क्यों कम होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बैंक की पॉलिसी मैं थोड़ी ना मना रहा हूँ, तो बैंक की पॉलिसी 1 साल में थोड़ी ना देती है लोग, 1 साल में तो बैंक को फायदा ही नहीं होगा, और आपने पहले पे कर दिया तो बैंक फाइन ठोक देती है। सिविल नहीं, सिविल खराब नहीं होता इससे, आप पहले पैसे जमा कर दो तो कोई सिविल खराब नहीं होता, बट हाँ ये होता है फाइन ठोक 1% या 2%, जो भी आपका अमाउंट है उसका 1 या 2%, 10 लाख का था 1%, मतलब आपका 1,000 हम इंटरेस्ट कमाने वाले थे आपसे और आप पहले जमा कर दिए तो देखिएगा। सारे लोन में नहीं होता सर, वो कईयों में वो जिसमें फ्लैट रेट होता है उसमें नहीं होता कि आप फाइन लेंगे वो। यार सबका अलग होता है, पर्सनल लोन में मोस्टली होता है, होम लोन में नहीं होता, एजुकेशन लोन में नहीं होता, कार लोन में होता है। नहीं, पर्सनल लोन में भी सर नहीं होता कईयों में। हो सकता है भाई, अब चेंज हो गया, मैं 7 साल पहले था तब तक था। ओके ओके, ये हो गया बेटा लोन का पर्पस, राइट? डेट कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हमारे पास 50 कर्जे हैं
छोटे मोटे 100, 200, 1000, 500 के उन सबको कंबाइन करना चाह रहा हूँ ताकि सब पे कर दूं मैं एक ही जगह ईएमआई। 10 जगह होती बाउंस हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये वाला फिर डेट टू इनकम रेशियो। डेट टू इनकम का रेशियो का मतलब आप 100 रुपए कमाते हो, उसमें कितना कर्जा है। मान लो 25 रुपए कर्जा है आपके पास, कितना हो गया 25/100, कितना हो गया 0.25 हो गया। तो यही आपका हो गया डेट टू इनकम रेशियो। डेट, कर्जा और इनकम। तो समझाना फिर पहले पूरे होते हो। नहीं समझा। आपके पास कितना कर्जा है, 100 रुपए कर्जा है, और आप कमा कितना रहे हो 500 रुपए, ठीक है। तो इनकम कितनी हो गई 500 रुपए, कर्जा कितना हो गया 100, तो 100/500 कितना हो गया, बस वही है। ओनरशिप, घर कैसा है ना, मॉर्टगेज का है, रेंट का है, अपना है, इस टाइप, राइट। मंथली इनकम कितनी है, सैलरी, इनकम और सैलरी अलग अलग होती है, ठीक है। फिर क्या सिविल स्कोर कितना है, ठीक है, कितने लोन है आपके पास ऑलरेडी, और उन सारे लोन का टोटल अमाउंट कितना है, लोन का टोटल अमाउंट कितना है। जैसे आपके पास 5 लोन थे छोटे छोटे, 10,000 का, 50,000 का, टोटल अमाउंट कितना है आपका, दैट इज कॉल्ड टोटल रिवॉल्विंग बैलेंस। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड, जब आप सिविल स्कोर खोलोगे ना, तो उसमें अमाउंट देता है टोटल कि आप आपके पास इतना कर्जा टोटल। लास्ट है नंबर ऑफ इंक्वायरीज, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ में आपने कितनी सिविल इंक्वायरी मारी, मतलब कितनी जगह आपने apply किया। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपका लोन को डिसाइड करती है। यहाँ पे और भी फीचर थे बट वो सब नहीं रख सकते, जैसे उसका एड्रेस नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। अगर मैंने दे दिया था ओरिजिनल डेटा, एक बच्चे ने मेल कर दिया था उस बंदे को ईमेल आईडी, ये आपका ओरिजिनल डेटा है, आंसर देना पड़ेगा। यह है 2 साल पुरानी बात, और उसमें जो सैटेलाइट के एक्चुअल कोड थे, सैटेलाइट होती है ना, उनके एक्चुअल कोड थे, उनसे एक्चुअल डेटा निकाला, वो मैंने दे दिया जिसमें मैं काम करता हूं। चलो बच्चे सीख जाएंगे एक्चुअल क्या होता है, हो जाता है। और मैंने बोला था, शायद पता नहीं उस दिन आया नहीं था, पता नहीं क्या था, या हो सकता है उसे मजे लेने हो जिंदगी के। ईमेल और आईडी था ही, और मैसेज ही वाज फ्रॉम यूएस, जिसको उसने किया। हाउ डिड यू गेट माय ईमेल आईडी, मैं सर गेट सर आएगा ही, और मजे ले रहा था जिंदगी की, मेरी लग गई। और अगर ऐसे करके पकड़े जाते हो तो आप 1 साल की सजा है। मैं तो ऐसे रैंडम बनाया था, आपका मन के मैं रैंडम लिखा था मिस्टर जॉन abc.@gmail.com, तो आपका असली नाम लिया तो मैं क्या करूँ। मैं तुरंत ड्राइव से डेटा हटाया और फिर मैंने नया डेटा मैंने बना दिया। सबकी ईमेल आईडी मैंने ABC1, ABC2, और मोबाइल नंबर सबके मैंने लास्ट के 4 डिजिट लिख दिया, आगे सब, ठीक है। और एड्रेस मैंने सबके हटा दिए, जिप कोड सब बिल्कुल हटा दिया। क्या रखा कि न्यूयॉर्क से है या वो यहाँ से है। पर मैं तो असली दिखाना चाह रहा था, बट अब से मैंने कसम खा रखी है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, इस पे हमें काम करना है, ओके, कूल है। तुम्हारा टारगेट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, इंटरेस्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को आपके ड्राइव पे अपलोड करते हैं, सब लोग डाउनलोड करो, फिर हम लोग उस पे काम
डाउनलोड करो। अच्छा, आपके मैं बता दूं। हम्म, 17 है ना? हम्म, हम्म। तब पता चले कितना पाएगा। बेसिक पैकेज 4-5 जो होते हैं वो डाउन कॉल कर लो, ठीक है, और डेटा को पाइथन बुक में लेके आओ। और मुझे उससे 3-4 चीजें चाहिए। मुझे आप बताओ कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने न्यूमेरिकल वेरिएबल है, कितने ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है? सर ड्राइव का लिंक कहाँ दे रखा है आपने? ऐड का लिंक कहाँ शो नहीं हो लगे? रहा आपको सर। ईमेल आया आपको? सर शो नहीं हो रहा उस पर। क्या बात कर रहे हो? ये स्कीमेटिक फोल्डर भी नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो? क्या हम्म, मैंने ईमेल किया है उसमें चैट पे। है क्या क्या देखना है डेटा में? ओके, मुझे बताओ रोज कितनी है, मुझे बताओ कॉलम्स कितने हैं, मुझे बताओ डेटा टाइप क्या क्या है, टाइप ऑफ ईच वेरिएबल, इतना करना है। हो गया? क्या है? सर 2500 रोज है, 13 कॉलम है, और सर कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने न्यूमेरिकल है? 7 8 9, सर 10 न्यूमेरिकल है, डेटा टाइप, और सर ऑब्जेक्ट एक दो, सर 2 ऑब्जेक्ट है।
सर 11 न्यूमेरिकल है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, ये कर लिया आपने। वेरी गुड। ओके, तो हमारे पास डेटा आ गया है ना। ठीक है, डेटा कलेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ईडी ना, ये स्टेप था नेक्स्ट, ईडीएम। ईडीएम हमें क्या करना है बेटा, पहले करना है ओवरऑल स्टडी, फिर हमें करना है यूनिवेरिएट, फिर हमें करना है बाइवेरिएट। ठीक है सर, ये चीजें हमें चेक करनी। ओवरऑल स्टडी का मतलब कुछ नहीं होता कि यही सब देखा आपने, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, डीएफ डॉट हेड देख लो, ठीक है, डीएफ डॉट टेल देख लो। ठीक है सर, ये आपने देख लिया। तो देखो हमें इसमें कुछ वेरिएबल भी देख लिया हमने यहाँ से, राइट, ये सब हमें देख वो लिया, ये दैट्स ओवरऑल, राइट। मतलब जो मेन स्टडी है दैट इज कॉल्ड माय यूनिवेरिएट। ठीक है ना। और यूनिवेरिएट में सबसे पहले हम करते हैं कैटेगरिकल फीचर की स्टडी। ओके, कैटेगरी। ठीक है सर, तो कैटेगरिकल फीचर हमारे कौन कौन से इसमें, दो थे ऑब्जेक्टिव, दो वेरिएबल है, कौन कौन से देखो बेटा, एक तो है आपका ओनरशिप और एक आपका है पर्पस, राइट। दो आपके ऑब्जेक्टिव है, इनको हमें करना है स्टडी। ठीक है, तो हमने लोन उठाया, लोन पर्पज उठाया, और हमने लिखा है यहाँ पे डीएफ, ये वाला वेरिएबल, राइट, डॉट वैल्यू। ठीक है, इससे क्या मिल गया हमको, है जी, वैल्यू काउंट से क्या मिलता है हमको, फिर उसमें कितनी वैल्यूज हैं, फिर उसमें सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहो तो उसको प्लॉट कर दो, प्लॉट काइंड इज इक्वल टू आर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते, परफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है बेटा यहाँ पे, डेट कैंसिलेशन। मतलब ये है कि अच्छा खासा लोग सबसे ज्यादा किसके लिए लोन मांग रहे हैं, डेट कैंसिलेशन, है ना। सबसे कम कौन किस चीज के लिए मांग रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब क्या होता है वो, जो सौर ऊर्जा, सौर लाइट होती है ना, उसके लिए लोग पैसा कम मांग रहे हैं। बाकी सबसे ज्यादा किसके लिए मांग रहे हैं, डेट कंसोलिडेशन और क्रेडिट डाटा या अदर, मतलब जो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है ना। इसी ग्राफ से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ ना बना के आप क्या कर सकते हो, सिर्फ लाइन प्लॉट कर सकते हो, सॉरी सिर्फ फ्रीक्वेंसी देख सकते हो,
फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसमें देख सकते हो नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू कर दो तो परसेंटेज आ जाए, ठीक है ना। नॉर्मलाइज इक्वल टू क्या कर दो ट्रू, तो आपको क्या आ जाएगी परसेंटेज। ओवरऑल डेटा में से 52% टाइम्स लोगों ने किसके लिए लोन मांगा है, डेट कंसल्टेशन, राइट। 17% क्रेडिट कार्ड के लिए, अदर के लिए 8%, होम इंप्रूवमेंट के लिए 6% एंड सो ऑन, राइट, एंड 0.0016% रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है जी? है? ठीक है, और हाँ डेट कंसोलिडेशन है, दैट्स ओके, बट और क्या समझ में आया? कैट मैट की तैयारी किए हो? कैट मैट गवर्नमेंट की तैयारी किए हो? मतलब असली जिंदगी के मजे तो आपने लिए ही नहीं। कैट मैट में मतलब तैयारी करो तो मत करो, मजा आता है। मैं तो आज भी दे आता हूँ कैट का एग्जाम कभी कभी, ऐसे टेस्ट करने के लिए मैं कितना एलिजिबल हूँ। अच्छा, एक चीज और होती है इसी वैल्यू काउंट में, तो ठीक है इसी के साथ आप और लगा सकते हो। यहाँ पे होता है ड्रॉप एन इज इक्वल टू फॉल्स। तो अगर कोई इसमें मिसिंग मिसिंग वैल्यू होगी ना वो दिखाई दे जाए, इसमें है ही नहीं तो दिखाई नहीं। कार लेने के लिए पर्सनल लोन कौन लेता है? कार भी तो लिए देखो, वेडिंग, शादी के लिए भी लोग लोन लेते हैं, बताओ। मेडिकल के लिए चलो ठीक है, मूव भी यहाँ से वहां जा रहे हैं, अपना घर छोड़ दूसरे घर जा रहे हैं, उसके लिए भी लोन। वैकेशन के भी लोन लेते हैं, बहुत बड़े हैं। हाउस मेंटेनेंस के लिए चलो ठीक है, मान लिया कि नहीं मिल रहा था, एजुकेशन भी समझ लो। ठीक है, तो ये डेटा है। अब देखो इस डेटा को हम मशीन में यूज कैसे करें, पॉइंट ये है, उसके रिस्पेक्ट में हमें सीखना है। कोई भी कैटेगरिकल डेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट डेटा मशीन में यूज नहीं होता, ठीक है। कोई भी आपकी लर्निंग चलाओ, कोई भी लर्निंग चलाओ, कभी भी कैटेगरिकल डेटा यूज नहीं, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ टू डील कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हम डील करें, ठीक। तो मान लो अभी हम एक डेटा सेट ले लेते हैं जिसका नाम है जेंडर, समझने के लिए, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से अदर्स, ये डेटा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा डेटा था, वैसे हमने 7-8 पॉइंट लिखे। कैटेगरिकल डेटा है तो मतलब मेल हमारा कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार मेल है, 4 बार फीमेल है और 2 बार अदर है। अदर का मतलब क्या होता है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी की होती है तो हम लोग अदर में डालते हैं, ठीक है। तो अब इसको डील करना है, ठीक है। इसको डील करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। उनमें से पहला मेथड है डमी क्रिएशन, ठीक है ना।
डमी क्रिएशन। ओके, दूसरा है बेटा वन हॉट कोडिंग। ठीक है, तीसरा है लेवल इनकोडर कोडिंग। चौथा है एनएलपी बेस्ड, बहुत सारे हैं, अभी मैं इतने लिखूंगा। ठीक है, मैं सारे एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, अभी पहला एक्सप्लेन करूंगा डमी क्रिएशन। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप का चीजें सीखते रहेंगे। ठीक है, अब डमी क्रिएशन क्या होता है? देखो, दो चीजें हैं मेरे साथ, मैं किसी का भी स्क्रीन कभी भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये करो तो मतलब करना है, नहीं कर रहे तो बता दो कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी घर पे जाके करूंगा। सेकंड पॉइंट, ठीक है, पहली बात याद रखना। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ मैं कहता हूँ चलो शो यू स्क्रीन, फिर क्या करोगे? इसलिए प्लीज फोकस रखना इन सब चीजों पर। ठीक है सर, पहले डमी क्रिएशन सीखते हैं। डमी का मतलब क्या? ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कितनी कैटेगरी, यूनिक कैटेगरी कितनी है बेटा? 3 है ना। तो इसके हम 3 वेरिएबल बनाते हैं। कैसे? जेंडर मेल, जेंडर फीमेल और जेंडर। ठीक है सर, जहां जहां पे मेल है वहां वहां पे कर दो 1, बाकी सब जगह 0। ठीक है, ऐसे ही जहां पे फीमेल है वहां पे 1, बाकी सब जगह 0। जितनी कैटेगरीज रहेंगी उतने हम फाउंड मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही अदर का। ठीक है सर, ये कैटेगरिकल था आपका। अब इसका क्या बन गया? ये बन गया। इसका सिर्फ मतलब है कि वो मेल है या नहीं, वो फीमेल है या नहीं, अदर है या नहीं। इसका कोई मैथमेटिक्स में कोई ज्यादा फर्क। इसका मतलब प्रेजेंस और absence। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें दो चीजें, राइट, जैसे कि ये बंदा होगा, राइट, जो भी होगा इसको हटा दो और यहाँ पे जेंडर मेल में लिखा है 1, इसका मतलब बंदा वो क्या है? राइट, मान लो इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, ये बंदा मेल होगा, ये बंदा फीमेल है क्योंकि फीमेल में लिखा हुआ है। ये बंदा मेल है, ये बंदा मेल है, ये बंदा फीमेल है, ये बंदा फीमेल है, ये बंदा अदर। समझ में आ रहा है ना इससे? तो मशीन भी ऐसी समझ लो कि बन का मतलब, जिस कॉलम में बन का मतलब है, मतलब वो बंदा है, नहीं तो बंदा नहीं है। बंदा नहीं मतलब उसे वेरिएबल है या वेरिएबल नहीं, इसको बोलते हैं डमी क्रिएशन। ओके, बट इसमें एक दिक्कत होती है। एक दिक्कत क्या है? एक अच्छी बात यह है कि अगर मैं इसको भी हटा दूं, मान लो, ठीक है ना, बताओ ये बंदा कौन है? ना मेल है ना फीमेल है, तो कौन है? अदर। हमारे पास 3 ही कैटेगरी थी, मेल फीमेल अदर। तो अगर वो ना तो मेल है ना फीमेल, इसका मतलब वो कौन है? तो क्या 3 कैटेगरी बनाना जरूरी है? 2 में काम चल गया। और अगर 2 कैटेगरी हो तो कितनी कैटेगरी में काम चल जाएगा? 1 में। यस और नो? मान लो मेल फीमेल है, आप मेल का बना दो या फीमेल का बना दो। हाँ, फीमेल के जहां है 1 1 कर दो, और जहां पे 0 वो क्या है? फीमेल नहीं है वो, मतलब मेल है। क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन कितने हैं? जैसे कि टिकटॉक पे लोग सुनते थे, कह रहे थे कि आपको पूरे कोरोना काल में अपनी पत्नी के साथ रहना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। है ना, सुना है ना? मतलब फनी है बट ठीक है। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं डिफरेंस लिया करो, सीखा करो। राइट, ऐसे ही अगर 3 कैटेगरी तो कितने बनेंगे? 2। 5 कैटेगरी तो बनेंगे 4। राइट, जितनी कैटेगरी -1 कुल। ओके, परफेक्ट। कोई डाउट? बड़े लेवल का मतलब क्या होता है? और ज्यादा हो गया। कितनी कैटेगरी?
तो क्या होगा? बढ़ा दे के डरते क्यों हैं? ऐसे बनोगे डेटा साइंटिस्ट? मैं आपको तो यहाँ पे ट्रेनर सिखा रहा है, मैं तो कुछ सीखा नहीं था, मैं तो ऐसे लैंड हो गया था कंपनी में और वहाँ पहली बार वेरिएबल मिला 125 वेरिएबल, ठीक है, और वो भी सब कैटेगरिकल, सिर्फ 7 वेरिएबल न्यूमेरिकल, सब कैटेगरिकल, एड्रेस, नो, डॉक्टर का एड्रेस, पेशेंट का एड्रेस, सर्विस वाले बंदे का एड्रेस, मेडिसिन वाले का एड्रेस, भाई 125 वेरिएबल थे, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। तो मैं क्या करता, हाँ भाई बहुत बड़ा ना हो, मैं जा रहा घर पे, आज यहाँ नहीं होता। तो ऐसे मत डरो, सब सीख जाओगे, ठीक है? बोले ये कहानी है, बट इसमें एक और दिक्कत, पहली बात ये है कि यार 3 कैटेगरी की जगह 2 करेंगे, 5 की जगह 4 करेंगे, सबसे पहला तो उसी में काम चल जाता है ना। दूसरी बात ये है कि अगर एक वेरिएबल ऐसा है जिसमें ज्यादातर जीरो है, अदर वन है ना, तो वेरिएबल हमारे चाहे 1 लिखा हो चाहे नंबर लिखे हो, यहाँ पे मान लो यहाँ तो 1 0 है, तो वेरिएबल ऐसा होता है जिसमें मोस्टली वैल्यू 0 है, मोस्टली का मतलब 80-90% से ऊपर वैल्यू 0 है, बाकी 10-15% वैल्यू 3 हुई है, चाहे वो नंबर हो चाहे एज हो, कुछ भी हो, बाकी सब 0 है, तो वेरिएबल हमारे काम का, मोस्टली वो वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे नहीं आएगा वो बाद में बात करेंगे, बट पॉइंट ये है कि वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? पहला अभी ज्यादा ध्यान दो, सेकंड वाला हम बाद में फिर से आएंगे इस पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये है कि भैया अगर 4 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उनमें से एक माइनस करके कैटेगरी बना, यस और नो? ठीक है। अगर ज्यादा कैटेगरी है, बहुत सारी ज्यादा कैटेगरी है, जैसे आप मुझे 7-8 कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, मैं 2 साल पुराना केस बताता हूँ, जब मैं काम कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे मेडिकल बीमारियों पे, राइट? बीमारियां कितनी होती है, बुखार ही उठा लो यार, है ना, डॉक्टर ने 25-30 टाइप के तो बुखार बना रखे है ना, निमोनिया हो गया, काला बुखार हो गया, डेंगू बुखार हो गया, कोविड बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, बहुत सारे टाइप के तो बुखार बना रखे हैं। है जी, अगर बेटा कोई बहुत बड़ी बात है, ज्यादा बहुत छुट्टी है, बीमारी सोचो ना, ये बुखार की होती है 14-15 की, राइट, 20-25 क्या, हाँ, तो उसको हम अदर मान लेते हैं, मॉडल बनाने से हम उसको अदर मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गई। फिर आप सोचो जुकाम का टाइप, क्या कोरोना वेरिएंट समझो, तो भाई कैटेगरी है 75,000, 75,000 कैटेगरी डिसीज। मैं मेडिकल में काम करता हूँ तो मुझे आइडिया है, ठीक है, 75,000 सीपीटी कोड होते हैं बीमारियों में, और बढ़ रहे हैं, कोविड आ गया तब से शायद 15-20 और ऐड हो गए, राइट। ये जो डेटा बता रहा है 2019 का, 2019-2020 का स्टार्ट। ऐसे डेटा में तो हम एक कॉलम को माइनस भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वैल्यू कौन सी माइनस क्यों करोगे, सर, हमने यहाँ पे अदर को हटा दिया था, क्योंकि वैसे तो उसमें तो कर नहीं पाएंगे, क्यों नहीं हटा, एक ही हटाने से क्या होगा, ऐसी बीमारी जो 10 लाख लोग आए उनमें 4 लोगों को हुई, तो उसको क्या करोगे, रेयर बीमारी होगी ना, तो उसको तो अलग से समझना पड़ेगा कैसा क्यों, तो रेयर इवेंट तरीके अलग होते हैं, ठीक है। एनीवे, तो आप बताओ कैसा ठीक है ना? तरीका ये होता है उनको ग्रुप करें, बीमारियों को, जैसे फीवर 24 कैटेगरी एक हो गई, है ना, कोल्ड जो भी 15-20 बीमारियां एक हो गई, ऐसे आपकी कैटेगरी बनती है, ऐसी कोई मेजर जो कैटेगरी बनती है वो ऐसी बनती है 130-140 तो उसको सब कैटेगरी करते हैं, फिर उसको फिर वैसे ही रखते हैं, सब कैटेगरी। मतलब पर में और बाकी अलग से दिखाएंगे, फिर क्यों दिखाओ,
वो इंडिविजुअल बनाना अलग बात है, बट आप एक एज ए ग्लोबल पे काम कर रहे हो, ऐसे सब काम नहीं कर सकते। एनीवे, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कुछ वेरिएबल को हटा देंगे, वो अपने आप हट जाएंगे, राइट, लास्ट वाला। तो देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, राइट, ये वाली सब है ना, इसीलिए परसेंटेज दिखा रहा था कि देखो डेटा ऐसा है कि अगर यहाँ पे 52% तो डेट कलेक्शन है, बाकी वैल्यूज बहुत कम है, तो अगर ये वाली वैल्यू रखोगे, राइट, ये तो देखो 2500 वैल्यूज है टोटल, राइट, 2500 वैल्यूज है, तो कितनी जगह वन आएगा, 4 टाइम्स, बाकी सब जगह क्या आएगा, 0। यस और नो। इसको रखो ना रखो ज्यादा फर्क पड़ने वाला, ठीक है, क्लियर है। तो हम कैसे डील करें, वो बात की बात, अभी हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके, क्या कहानी चल रही है, एक्सप्लोर। अगर ये आप नहीं करोगे, राइट, तो बहुत मुश्किल है। क्लाइंट यही पूछ लेता है कि भैया बताओ कि यार सबसे ज्यादा कौन सा टाइप है जिसमें लोग लोन मांगते हैं, है ना। इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, रियल केस, जैसे कि उबेर, सॉरी उबेर नहीं, आपका ओला, राइट। ओला से अगर हम 5 साल या 6 साल पुरानी बात करें, 6 साल, हाँ 6 साल पुरानी, तो ओला में क्या होता था, आप कस्टमर कोई भी दिक्कत होती कस्टमर केयर को कॉल कर लेते, है ना, अरे भाई वो इतनी देर हो गई, कहाँ आया, उसे भेज दो, राइट, तो कस्टमर केयर वाले उठाते हैं। हो सकता है आप उस वक्त बच्चे हो, आप ओला ओला यूज ना करे हो, मैं उस वक्त बैंक में था तो मैं यूज करता था, तो ये दिक्कतें आती थी, ओला को हर बात में कॉल करना, और कस्टमर केयर उनके पास पता कितने थे, करीब 10,000 लोग थे जो कस्टमर केयर पे काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आ रही, सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आ रही, तो उन्हें 5-6 दिक्कतें थी सबसे बड़ी, उसी वजह से दिन में हजारों कॉल आती थी, लाखों कॉल। पहली प्रॉब्लम थी, सब लोग शिकायत करते हैं कि ज्यादा पैसा ले, ठीक है, वो टाइम पे नहीं आया, राइट, हम पैसे नहीं देंगे, हम जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह की 4-5 प्रॉब्लम ने फिगर आउट। उन्होंने कहा कि इसको सालों को ऑटोमेट कर दो, इसके लिए बार बार कॉल करते हैं लोग, ये सब करते हैं, इसको ऑटोमेट कर दो। और उन्होंने वो प्रॉब्लम क्या किया, ऑटोमेट कर दिया। अब अगर आपको 90% आप कस्टमर केयर को कॉल, पैसे ज्यादा कट गए, आपने देखा टू पैसे वापस आए, और हर बार पहले भी उनको पैसे वापस करने पड़ते थे, तो उसके लिए एक बंदा बैठा है जो 20,000 रुपए ले रहा है, 30,000 रुपए ले रहा है हर महीने की, तो कॉल उठाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, हटाओ यार, ऑटोमेट कर दो, राइट। ड्राइवर नहीं आ रहा आपकी तरफ, क्या करो, कैंसिल कर दो, बात खत्म। पहले के कॉल करो तब कैंसिल होती थी, 2000 बात आ रहा हूँ, 2012-13 की, 14 के आसपास, 15 के आसपास की, ठीक है। तो ऐसे काम डॉक्यूमेंट सब हटाते हैं। तो ऐसे अगर आपको पता चले कौन सी दिक्कतें ज्यादा है, या जहाँ पर लोन एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं, आप देख लो कौन से रिजेक्शन ज्यादा होते हैं, कौन से सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, तो उसको ऑटोमेट कर दो, बंदा फॉर्म भरे, क्लिक, और आपका काम। टिपिकल केस है, उनके लिए बुलाओ, बाकी सब क्या कर दो ऑनलाइन। तो आज अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, राइट, मोस्टली केसेस में आपको ऑनलाइन ही सब मिल जाए, है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चीजें सबसे ज्यादा लोग मांगते हैं, और मोस्टली टाइम हमको दे भी देते हैं, राइट। हमें क्यों दिक्कत करनी, क्यों उनको बुलाएं, क्यों एक बंदा बैठा हो पीछे, वो सारे डॉक्यूमेंट देके 4-5 बंदे लगते हैं इग्नोर डिस्कस करने में, हटाओ उनको, उनका पैसा बच गया और आपका काम आसान। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग क्यों हम ईडीए कर रहे हैं, ओके, ये समझ गए, ये पूरा वेरिएबल समझ गए अच्छे से। मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा एक एक करके, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन फ्यू वेरिएबल्स, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल स्टडी करते हैं, डीएफ हाउस ओनरशिप डॉट वैल्यू काउंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें कितनी कैटेगरी है बेटा, 2, 4, 5, राइट, 5 कैटेगरी है। सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं, राइट, वो किस पे रह रहे हैं, मॉर्टगेज पे, गिरवी रखा होता है, राइट, मॉर्टगेज मतलब गिरवी होता है, राइट, और वो बेचारे लोन मांगते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वो तबका है जो ऑलरेडी कर्ज में है ना, घर मॉर्टगेज है, बेचारे के ऊपर कर्ज है, और फिर वो लोन मांगने की कोशिश,
राइट। ज्यादातर लोगों का ये तो आधे के आसपास ऐसे लोग 50% के आसपास। अब वही नॉर्मलाइज थ्रू कर दो तो आपको परसेंटेज निकल गया, ठीक है ना। फिर दूसरे कौन से लोग हैं, सेकंड हाईएस्ट जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रेट, और जिनका अपना खुद का घर है तो लोन के अप्लाई, यही तो मैं बोल रहा था। लोन में ही हमेशा कुछ रूल्स हैं देखे गए डेटा से। जिसके पास अपनी कार है, जिसके पास अपना घर है, वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई, वो जनरली अप्लाई किसके लिए करता है, बिजनेस, एजुकेशन लोन, वो भी बाहर जाना। और जिसके पास कार है वो ज्यादातर लोग अप्लाई करता है बेटा घर पे, ठीक है ना। तो ये एक टेंडेंसी है डेटा, डेटा का मतलब ह्यूमन नेचर। तीसरा है बेटा अदर। अदर का क्या मतलब, ना तो उसका हाउस मॉर्टगेज है, ना उसका घर रेंट पे है, ना वो रेंट पे रह रहा है, ना अपना है। तो अदर का मतलब क्या हुआ, स्पाइडरमैन अपनी चाची घर रहता था, है ना। तो वैसे ये बंदे होंगे भाई, अपनी चाची, मौसी, पापा, ताई, पापा और के साथ। ऐसे लोग बहुत कम ही होता है आजकल, तो कर कोई नहीं होता। हाँ, बहुत बड़ा वर्ड है प्रिवेसी। ठीक है, आप किसी का मोबाइल उठा के दिखाओ, ठीक है, मम्मी पापा तो चलो छोड़ दो, अपनी यंग एज का वो करारा जवाब मिले। चलो ठीक है। और लास्ट है बेटा नन। नन का मतलब है वन। मतलब क्या हुआ, इसका हमें पता ही नहीं, जैसा ना, इसको हमें पता ही नहीं कि भैया घर था, घर नहीं है, ये क्या। अब इसका क्या करोगे, इसका हमें घर के बारे में नहीं पता है तो क्या क्या गड़बड़ी है, क्या समझ में आएगा। रिमूव कर दो, ओके। पहला क्वेश्चन ये है कि अब इसका घर ही नहीं है तो उसको लोन क्यों दिया। अगर नन का मतलब यही है कि उसके पास घर नहीं है तो क्या मतलब, वो क्या सड़कों पर रहता है, हो सकता है क्या कोई बंदा सड़कों पर रहता है उसको लोन मिल गया, तो हिस्टोरिकल डेटा है राइट, नया डेटा नहीं है। तो नए को तो मना कर दे तुम्हारी सड़क पर रहता नहीं, हिस्टोरिकल डेटा, इसको लोन मिल चुका है, तो इंटरेस्ट भी पता है हमें कितना मिला था पिछली बार, राइट। हम इसके हिसाब से फ्यूचर बताएंगे क्योंकि पिछली बार हमने क्या किया था वो, तो ये तो हमारे पास डेटा है, इसको हम लोन भी दे चुके हैं, अब क्या करेंगे। अरे फिर भी यार घर तो होता ही है, रेंट पे सही चाहे गवर्नमेंट का सही तो होता ही है। सर ऐसे ट्रैवलिंग हो तो सिर्फ होटल्स वगैरह पे होता है। एड्रेस तो रेंट पे होगा, अदर में होगा, अदर में बोलता रहा है, अदर में कुछ भी हो सकता है। अपनी चाची घर पे रहता है, रेंट पे रहता है ना। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो का है शादी में कहीं का है, वो इधर पटेल नगर में उसमें रहता है, एटीएम पे रहता है, हाँ वहीं रहता है। रात को मैं अंदर बिछा लिया, सो गया, दिन में ड्यूटी है। ठीक है, और 3 घंटे आईएएस की तैयारी पड़ता है, पढ़ने जाता है। उसकी इस बार प्री में निकल गया, तो यहाँ आया था, बोला था कि सर ऐसे से ये कोचिंग की फीस दिला दो, बाकी रहने खाने का चिल लगा रहा, चिल है सर भाई, लाइट हमेशा मिलती है एटीएम पे, दिन में ड्यूटी कर लेते, फर्स्ट टाइम फ्री में निकल। हाँ, खतरनाक आदमी है ना, खतरनाक आदमी है ना। ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं इसका क्या मतलब, इसमें और बना देते हैं कि ड्रॉप एन एज टू मिसिंग वैल्यू तो नहीं है इसमें, ओके।
ओ भाई एक मिसिंग वैल्यू भी है NaN, है ना, एक मिसिंग वैल्यू, अब एक बंदे का एड्रेस है ही नहीं। वो दो है, एक है नन और एक है NaN। NaN का मतलब उसका एड्रेस पता ही नहीं, मिसिंग है। अब मिसिंग कैसे हो सकता है बेटा, बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, वैसे 4 तरह के होते हैं मिसिंग, बट हम समझने के लिए 2 टाइप के मान सकते हैं। ऐसे 2 तरह के मिसिंग क्या हो सकते हैं, या तो भूल गया लिखना, है ना, या फिर उसने जानबूझ के नहीं दिया, वही हो सकता है। तीसरा हो सकता है उसके पास हो ही ना, ऐसा हो सकता है ना हो। जैसे कि आप बात करें किसी के इनकम, राइट, इनकम आपने क्या बोला कि या तो उसके पास इनकम नहीं है, या फिर उसने इनकम दी नहीं, बोला कि नहीं मैं अपनी इनकम नहीं बताता, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है कि वो उसकी इनकम भूल गया, है ना। जैसे जेंडर होता है, जैसे कि हम इंडिया में बात करें तो जेंडर मेल फीमेल तो लिख देंगे, अदर कम्युनिटी वाले जेंडर पहले नहीं बताते करते, तो बोलो क्या जेंडर तो करते, क्या करोगे। आजकल किसी पूछो कि LGBT कम्युनिटी, हाँ आजकल लोग थोड़ा ओपन हो गए, थोड़ा चीजें समझने में रिस्पेक्ट भी करते हैं, पहले तो बड़ी गंदी निगाहों से देखते थे, राइट। ये मिसिंग हो सकता है, तो हमें इसको डील करना, कैसे करेंगे वो बात की बात। तो आप बताओ मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके आपने सीखे। बहुत कम है, उसको ड्रॉप, यहाँ पे ये ड्रॉप कर दीजिए, है ना, ड्रॉप कर ही सकते हैं। मेरे क्लास से बाहर निकल जाए ना अगर अगली बार ऐसा हो, कभी भी ड्रॉप नहीं किया जाए, बहुत बड़ा क्राइम है ये रियल वर्ल्ड में। अगर आपने ड्रॉप कर दिया ना तो मैनेजर ऐसे देखेगा, है कहाँ से सीख के आए हो, ठीक है। इस मॉडल हम ड्रॉप करके ही दिखाएंगे, बट कभी भी ड्रॉप नहीं किया। इसका लॉजिक पता है क्या, जैसे मान लो आपने अभी नौकरी लगी है, ठीक है, और आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपका सिबिल स्कोर क्या होगा, 0 नहीं होता। 0 का मतलब माइनस, मिसिंग, सिविल में तो आपका नाम ही नहीं होगा ना, तो जब वो वहां पे क्वेरी मारेंगे तो क्या आएगा, मिसिंग। अब वो क्या करें, मिसिंग हटाओ इसको, क्या करो, कभी नहीं मिले क्रेडिट कार्ड, लोन कभी नहीं मिलेगा आपको। आप समझ में आ रही है नहीं, या तो डिलीट नहीं करें, डिलीट इज अ क्राइम, बहुत रेयर इवेंट है डिलीट, जब हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि डेटा कलेक्ट, ज्यादा कम से मतलब नहीं बेटा, अगर हमें बिल्कुल लगता है कि हम कलेक्ट कर ही नहीं सकते, हम हथियार डाल चुके, तब डिलीट करें, नहीं तो डिलीशन इज नॉट गुड ऑप्शन, है ना। कह सकते हो डिलीट एक ऑप्शन होता है, अगर आपने बोल दिया कि मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट करने का डिलीट एक ऑप्शन होता है तो उसको सिबिल स्कोर अगर मान लो नहीं है, क्या कर डिलीट कर दो, जो भी न्यू बंदे उनको कभी लोन मिलेगा ही नहीं, है ना। जितने भी लोन अप्लाई करने वाले नए जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, राइट, उनको कभी लोन मिलेगा नहीं ना, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो कैसे बनेगी उनकी जिंदगी, कैसे काम करेंगे, तो डिलीशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, जहां पर पॉसिबल ही नहीं है डेटा, राइट, हम बिल्कुल अनअवेयर है, राइट, क्या हो सकता है, तो नहीं तो डिलीशन ठीक है। कह सकते हो, कोई पूछे कि रिसीवेबल ट्रीटमेंट करने के क्या तरीके, तो आप कह सकते हो कि सर हाँ एक तरीका डिलीट करना, बट वो बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस तरह सिचुएशन अगर बोल दोगे ना तो बंदा समझ जाएगा लड़की या लड़की बहुत अच्छा है और ये सीखा है। ये गूगल यूनिवर्सिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें कि डिलीट करो, क्योंकि वहां पे जो लिखते हैं ना वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट नहीं, डेटा साइंटिस्ट कभी नहीं कहेगा डिलीट, एक्चुअल जो होगा, किताबी कीड़ा होगा वो बोलते हैं, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रखा है, कर रहा है, मना कर। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मिसिंग वैल्यू क्यों नहीं हटाना चाहिए। जैसे मान लो आपने बोला कि किसी डॉक्टर ने, मतलब मैंने मेडिकल बहुत काम किया, तो उसका एग्जांपल कि किसी डॉक्टर ने अपना मान लो धोखे में पिन कोड डालना भूल गया, राइट, पिन कोड क्या निकल जाती है, डिस्टेंस निकल जाती है, राइट,
एक एक पेशेंट